हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मधुरानी शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री कुलेश्वर महादेव शासकीय महाविद्यालय गोबरा नवापारा। आज हम बीएससी फाइनल के अंतर्गत पेपर सेकेंड में यूनिट 3 का अध्ययन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पॉलीमर्स, पॉली मीन्स मेनी, मर्स यानी पार्ट, छोटे छोटे अणु आपस में जुड़ करके एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं। इसे हम पॉलीमर्स कहते हैं। पॉलीमर्स नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं। आजकल हम दैनिक जीवन में बहुत से पॉलीमर्स का उपयोग करते हैं, जैसे कि टेफ्लॉन, पीवीसी, रबड़ आदि। ये सारे सिंथेटिक पॉलीमर्स के अंतर्गत आते हैं। आज हम सिंथेटिक पॉलीमर्स के अंतर्गत पॉलीएस्टर्स, पॉलीएमाइड्स, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स, एपॉक्सी रेजिन्स, पॉलीयूरेथ्रिन्स और नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर्स के बारे में, सिंथेटिक रबर्स के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम पॉलीएस्टर्स लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, एस्टर का फॉर्मेशन अम्ल और एल्कोहल की क्रिया से होती है। यहाँ पर पॉलीएस्टर्स के अंतर्गत एग्जाम्पल के रूप में टेरिलिन या डिक्रॉन को लिया गया है, जिसका निर्माण एथिलीन ग्लाइकॉल और डाइमेथिल टेरेप्थेलेट की क्रिया से कराई जाती है। यहाँ पर दोनों मोनोमर्स के कई अणु लिए जाते हैं, जो आपस में क्रिया करके जटिल संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे टेरिलिन या डिक्रॉन कहा जाता है। ये कोपॉलीमर के रूप में होते हैं। इसका मुख्य उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट, पॉलीएमाइड्स। पॉलीएमाइड्स के अंतर्गत नायलॉन 6,6 को लिया गया है। नायलॉन 6,6 का दैनिक जीवन में काफ़ी अधिक उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य उपयोग टायर बनाने में किया जाता है। ये काफ़ी मजबूत पॉलीमर होता है। इसमें मोनोमर के रूप में एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डायमीन का उपयोग किया जाता है, जो आपस में क्रिया करके नायलॉन 6,6 का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं एडिपिक अम्ल डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये हेक्सामेथिलीन डायमीन से क्रिया करता है और आपस में जुड़ते हुए एक जटिल संरचना का निर्माण करता है। यहाँ पर हम एडिपिक अम्ल के कई अणु लेंगे, वैसे ही हेक्सामेथिलीन डायमीन के कई अणु लेते हैं, जो आपस में लंबी श्रृंखला के रूप में जोड़ते जाते हैं और पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। इसका नाम नायलॉन 6,6 है। नाम इसलिए इस तरह रखा गया है क्योंकि जो मोनोमर्स लिया गया है, दोनों में ही मीन्स एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डायमीन दोनों में ही कार्बन की संख्या 6,6 है, इसलिए इसका नाम नायलॉन 6,6 है। नेक्स्ट पॉलीमर के अंतर्गत हम फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन लेते हैं। इसे हम बेकेलेट प्लास्टिक के नाम से जानते हैं। ये काफ़ी मजबूत रेजिन्स है। इसको बनाने के लिए फिनॉल की अभिक्रिया जब फॉर्मेल्डिहाइड से कराई जाती है, तो ये दो प्रकार के प्रोडक्ट देता है। एक है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल और सेकेंड है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। उच्च ताप पर ये प्रोडक्ट, इसके कई अणु आपस में क्रॉस लिंक्ड होकर के एक पॉलीमर फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम बेकेलेट प्लास्टिक के नाम से जानते हैं। ये काफ़ी स्ट्रांग होता है। इसकी अभिक्रिया के दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर हम 4 अणु लेकर के इसका रिएक्शन दिखा रहे हैं। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। वैसे ही इधर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल दिया गया है। यहाँ पर कनेक्शन के समय इस पोजीशन से H पानी के रूप में बाहर निकलता है। यहाँ से पानी के अणु बाहर निकलेंगे। इसी तरह इस पोजीशन से पानी के अणु बाहर निकलते हैं और पानी के अणुओं के बाहर निकलने के पश्चात ये आपस में क्रॉस लिंक्ड होकर के एक जटिल संरचना बना लेते हैं, जिसे बेकेलेट प्लास्टिक कहा गया है। यहाँ पर हमने समझने के लिए 4 अणुओं को लेकर के एक छोटा सा रूप दिखाया है। इसी तरह से कई अणु, अनगिनत अणु आपस में कनेक्ट हो सकते हैं और ये बेकेलेट प्लास्टिक का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट होकर के मोनोमेथिलाल यूरिया और डाइमेथिलाल यूरिया का फॉर्मेशन करते हैं। ये मोनोमेथिलाल यूरिया आपस में मिक्स होकर के या फिर डाइमिथाइल यूरिया के साथ मिक्स होकर के एक जटिल संरचना बना लेते हैं, जिसे हम
यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन के नाम से जानते हैं। इस रेजिन का मुख्य उपयोग शल्य चिकित्सा के उपकरणों को बनाने में किया जाता है। इसके अलावा बटन, बोतल के ढक्कन आदि के निर्माण में भी इसका काफ़ी उपयोग होता है। नेक्स्ट है एपॉक्सी रेजिन्स। एपॉक्सी रेजिन्स एक विशेष प्रकार का रेजिन है जिसका उपयोग फर्श, टैंकों आदि में कोटिंग के रूप में किया जाता है। इसे प्राय चिपकाने वाले पदार्थ के रूप में भी उपयोग किया जाता है। एपॉक्सी रेजिन बनाने के लिए मोनोमर्स के रूप में बिस्फिनॉल और एपीक्लोरोहाइड्रिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दोनों के ही कई अणु आपस में जुड़ करके एक रेजिन का निर्माण करते हैं जिसे एपॉक्सी रेजिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पॉलीयूरेथ्रिन। पॉलीयूरेथ्रिन सामान्यतः डाई अथवा पॉली आइसोसाइनेट के साथ डाई अथवा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल की क्रिया से बनाई जाती है। ये आपस में जुड़ करके, यहाँ पे संघनन की क्रिया नहीं होती, ये एडिशन के रूप में रिएक्शन दर्शाते हैं और कई अणु आपस में जुड़ते जाते हैं और पॉलीयूरेथ्रिन का निर्माण करते हैं। इसका मुख्य उपयोग कोटिंग के रूप में किया जाता है। फर्श में कोटिंग के लिए किया जाता है। डांस फ्लोर जो रहता है उसमें कोटिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉलीमर के अंतर्गत नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर लिया गया है। नेचुरल रबर के मोनोमर के रूप में आइसोप्रीन को यूज़ किया जाता है। आइसोप्रीन होता है, इसे हम रबर हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। यह प्राकृतिक रबर का एकलक होता है। आइसोप्रीन जो होता है वो प्राकृतिक रबर का एकलक या मोनोमर होता है। इसमें जो आइसोप्रीन यूज़ किया गया है उसके कई अणु 1,4 योग के द्वारा आपस में जुड़ते जाते हैं और जुड़ करके एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम नेचुरल रबर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आइसोप्रीन यूनिट को हम 2-मेथिल-ब्यूटावंथ्रीडाइन के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह रबर का उपयोगिता बहुत अधिक होने के कारण सिंथेटिक रबर का भी फॉर्मेशन किया गया है। यहाँ पर सिंथेटिक रबर के रूप में स्टाइरिन ब्यूटाडाइन का उपयोग किया जाता है जिसे हम SBR भी कहते हैं। इसमें मोनोमर के रूप में स्टाइरिन और ब्यूटावंथ्रीडाइन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके भी कई अणु आपस में जोड़ते हुए एक रबर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम ब्यूना S या SBR, इसी का ही नाम है स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। नेक्स्ट है नियोप्रीन रबर। नियोप्रीन रबर भी एक सिंथेटिक रबर है जिसमें एकलक मोनोमर के रूप में क्लोरोप्रीन यूज़ किया जाता है। क्लोरोप्रीन मीन्स 2-क्लोरो-ब्यूटावंथ्रीडाइन। यहाँ पर ये आपस में योगात्मक रूप से जोड़ते हुए एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं जिसे हम नियोप्रीन रबर कहते हैं। नियोप्रीन रबर रासायनिक अभिक्रिया के लिए प्रतिरोधक होता है, इसलिए मुख्यतः इसका उपयोग कंटेनर के रूप में किया जाता है। दैनिक जीवन में काफ़ी अधिक रबर का उपयोग किया जाता है, इसलिए नेचुरल रबर के साथ साथ सिंथेटिक रबर का भी निर्माण आवश्यक है। इसलिए इस तरह के रबर का दैनिक जीवन में काफ़ी इस्तेमाल होता है। थैंक यू।